देखिए CCE जो होता है ना, CCE में ये जो चीज़ें हैं ना, ये कंटिन्यूअस चीज़ होता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? लगातार, सतत। अब ये सतत किस रूप में होगा? ये सतत जो होगा ये कभी ब्रेक नहीं लेगा, ये कंटिन्यू चलते रहे, लगातार होगा नहीं। यानी वह मूल्यांकन प्रक्रिया जो लगातार कार्यान्वित रहे, लगातार चलती रहे, उसी को क्या बोलेंगे? सतत मूल्यांकन बोलेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया? व्यापक। ये सी से क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होगा? व्यापक। अब व्यापक का मतलब तो बहुत चीज़ हो जाता है। व्यापक का मतलब जो होगा बहुत चीज़ हो जाएगा। जैसे विकास के जितने भी आयाम हैं, जैसे सांवेगिक हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, संवेगात्मक हैं, जो भी डेवलपमेंट है, जो आपको या तो शैक्षणिक होगा या शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ होगा या गैर शैक्षणिक होगा, यही ना? या तो शैक्षणिक होगा या फिर क्या होगा? गैर शैक्षणिक होगा। तो ये दोनों क्षेत्र में विकास के जितने भी आयाम आपने पढ़े होंगे, उन सभी पक्षों का यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो व्यापक मूल्यांकन हुआ, वही कॉम्प्रिहेंसिव हुआ। उसी को क्या बोलेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव। ये हो गया ना। अब देखिए इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन। तो ये मूल्य क्या होता है? मूल्य का मतलब क्या? बच्चों ने जो कुछ आपने पढ़ाया उसमें से बच्चों ने कितना कुछ सीखा। ऐसा थोड़े होता है कि जितना आप पढ़ाते हैं सब बच्चा सीख जाता है, सब तो नहीं सीखता है ना। तो आप मान लीजिए 100 टॉपिक पढ़ाया है, 100 टॉपिक पढ़ाया है। अब इस 100 में से 100% में से बच्चा कितना सीखा? तो बच्चा अगर मान लीजिए 80% सीखा है, इसका मतलब है कि बच्चा जो है 20% अभी भी सीखना बाकी है, अभी भी 20% बच्चा सीख नहीं पाया है। तो वही मूल्य का मतलब हो गया फीडबैक, कि बच्चा का जो आप मूल्यांकन किए हैं तो आपने जो पढ़ाया है उसमें से कितना बच्चा सीखा है, इसको आप मूल्यांकन परीक्षा लीजिए और उसका अंकन करिए। उसका क्या करिए? अंकन करिए का मतलब क्या? नंबर दीजिए, मार्क्स दीजिए, परसेंटेज दीजिए, ग्रेड दीजिए, तब जाके ना पता चलेगा कि 100 में कितना नंबर आया उसको। हाँ, अगर नंबर नहीं दीजिएगा, मार्क्स नहीं दीजिएगा तो अंकन होगा? अंकन नहीं होगा तो मूल्यांकन नहीं होगा। मूल्यांकन का पहला शर्त ही है कि आपको फीडबैक अगर आप लेते हैं, बच्चों से प्रतिपुष्टि करते हैं शिक्षण का, तो उसको आपको मार्क्स देना हो, ठीक है? और मार्क्स देने पर ही आप मूल्य का अंकन करिएगा। चूँकि ये चीज़ जो है बहुत बड़ा चीज़ होता है, व्यापक चीज़ होता है। और अभी हमारा जो NCF जो हमारा 2005 आया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, जो भी सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, सब में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। अब वो पुराना ढर्रा ख़त्म हो गया। एक जगह ये भी ना कहा गया है कि आप जो शिक्षा देते हैं उसमें से बच्चा जो एब्जॉर्ब करता है ना पढ़ाने के बाद, मतलब असली शिक्षा वो, असली शिक्षा वही है जो वो, हाँ, जो वो ले लिया है, जिसको वो सीख चुका, आत्मसात किया, वही एजुकेशन उसका अपना हुआ, बाकी कोई काम का हुआ नहीं। तो इसी सब की भरपाई के लिए NCF 2005 ने सभी प्रकार की शिक्षा में आपको CCE को लागू करवा दिया है। हाँ, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास को सर्वांगीण विकास पर बल देने के लिए, विकास के सभी पक्षों पर बल देने के लिए CCE को अपनाया गया है। सब चीज़ सब आ जाता है, ठीक है? तो ये व्यापक चीज़ें हैं। हाँ, कभी कभी जो है ना ऑप्शन आपको निकालना पड़ता है। अब डायरेक्ट तो आंसर नहीं ना लड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो वहाँ से आंसर आपको हाँ निकल जाता है। ये चीज़ें चलिए ठीक है। आज हम लोग देखेंगे
आकलन और मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए, विशेषताएं मूल्यांकन की बहुत सारी हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है वो है वैधता। आप लोग देखते होंगे ये क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा कि वैलिडिटी, ठीक है। वैधता क्या होता है? वैधता किस प्रकार के मूल्यांकन को हम कहेंगे कि मूल्यांकन जो है वैध है, या किस प्रकार के मूल्यांकन को आप कहिएगा कि अवैध है। ठीक है, आप किस लिए किसी का मूल्यांकन करते हैं? मूल्यांकन का कुछ न कुछ तो उद्देश्य होता है ना। आप जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा लेने का क्या उद्देश्य है? जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की यदि पूर्ति करती है कोई भी मूल्यांकन, तो इसका मतलब है कि वह जो मूल्यांकन है वह वैध मूल्यांकन है। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है? यह पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। दो बातें यहाँ पे याद रखिएगा वैधता में, कि यदि आप परीक्षा लेते हैं किसी बच्चे को, तो उसको जब प्रश्न पत्र आपने बना के दिया है वह प्रश्न पत्र बाहर का नहीं होना चाहिए। यानी बाहर से प्रश्न आपको नहीं देना है। आपको किससे प्रश्न देना है बच्चे को? सिलेबस से, सिलेबस के अंदर से, सिलेबस के बाहर से आपको प्रश्न नहीं देना। अगर पाठ्यक्रम के अनुरूप आपने प्रश्न पत्र तैयार किया है, इसका मतलब जो है वह मूल्यांकन जो आप कर रहे हैं वह कैसा है? वैध है। और दूसरी बात क्या है कि आप जो परीक्षा लिए हैं बच्चों का, वो किस उद्देश्य से लिए हैं? कुछ तो उद्देश्य होगा आपका परीक्षा लेने का। तो यदि आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, यदि शिक्षक के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है किसी मूल्यांकन या आकलन से, तो इसका मतलब है कि वह मूल्यांकन कैसा होगा? वैध होगा। हाँ, और मान लीजिए हम किसी का एग्ज़ाम लिए, टेस्ट लिए, लेकिन उससे जो है हमारा उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है। हम जिस काम से टेस्ट लिए, जिस पर्पस से लिए, वो मेरा पर्पस ही क्या हुआ? पूरा नहीं हुआ, तो हमारा मूल्यांकन वैध हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उस स्थिति में हमारा मूल्यांकन वैध नहीं हुआ। ये वैधता के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीय किसे कहेंगे? विश्वसनीय विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ? विश्वास करने योग्य, विश्वास करने के योग्य। विश्वसनीयता का मतलब होता है विश्वास करने योग्य। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को किसी शिक्षक के द्वारा जो मार्क्स दिया जाता है, तो कभी कभी आपको विश्वास नहीं होता है कि अरे इस बच्चा को इतना नंबर कैसे आ गया तो अविश्वसनीय हो जाता है। ये तो पढ़ता लिखता था नहीं, फिर भी इसको इतना नंबर कैसे आ गया? आपको विश्वास नहीं होता है, तो उस समय वो अविश्वसनीय हो जाता है। लेकिन अगर उसकी कॉपी को आप चैलेंज करते हैं, है ना, हाँ, जैसे कभी कभी बोर्ड में आपको जितना नंबर आना चाहिए उतना नंबर आपको नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज में क्या होता है कि आपकी कॉपी को फिर से जांचा जाता है। एक शिक्षक, दूसरे शिक्षक, तीसरे शिक्षक बैठ के, पूरा बोर्ड बैठती है और जांचती है। अगर जांचने के बाद, ठीक है, आपका नंबर मान लीजिए कि 50 था, इसके बाद जो अगला आदमी, कोई दूसरा आदमी इसको जांचा और उसने इसको भी 50 दे दिया, तीसरा शिक्षक कोई जांचा, वो भी इसको 50 ही दिया, एक भी ज़्यादा नहीं दिया और न कम दिया। इसका मतलब ये नंबर जो आ रहा है, मार्क्स जो उसका आ रहा है, वो वेरिएबल नहीं है। मतलब वो क्या है कि उतना ही मार्क्स आ रहा है, अर्थात इसको जो मार्क्स मिला है वो सही मार्क्स मिला है ना। इसीलिए अगर चूंकि इस मार्क्स में अंतर आ जाता, हो सकता है कोई शिक्षक इसको 40 दे देते या कोई शिक्षक 60 दे देते, अगर ये बदल जाता तो फिर ये विश्वसनीयता नहीं होता। ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि विश्वसनीयता मूल्यांकन की वह विशेषता है जिसमें छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक अपरिवर्तित रहता है। विश्वसनीयता मूल्यांकन की वह विशेषता है जिसमें छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक क्या रहता है?
विभिन्न शिक्षकों के द्वारा जांचने के बाद भी क्या रहता है? अपरिवर्तित, समान रहता है, बदलता नहीं है। अगर नहीं बदलता है तो इसका मतलब है कि वह मूल्यांकन कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। लिख लीजिए, ठीक है ना। सबसे अधिक विश्वसनीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं और सबसे कम विश्वसनीय प्रश्न निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। ऐसे टाइप वाला, ऐसे टाइप में कम विश्वसनीयता होगा और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा विश्वसनीयता होगा। हाँ, अच्छा, सही है। इसका क्या होगा सर, इंग्लिश में विश्वसनीयता का? हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएबिलिटी, रिएबिलिटी है ना। विश्वसनीयता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएबिलिटी बोलेंगे। रियल, वास्तविक, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? व्यापकता। अगला तीसरा होगा ना, तीसरा लिखिए। व्यापक, यहाँ पर व्यापक का क्या मतलब होगा? अगर मूल्यांकन की विशेषता में व्यापक पूछ रहा है, ज़्यादा होगा। हाँ, इसका यहाँ पर हो जाएगा जैसे हम कोई बच्चे को इंटरव्यू के लिए बैठाते हैं तो उसको पूर्ण रूप से आते हैं। मतलब विषय वस्तु का गहराई से जांच, विषय वस्तु का गहराई से जांच करना है आपको। जैसे होता क्या है, अब जैसे हम जीन पियाजे आपको पढ़ा रहे हैं, तो जीन पियाजे में कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हम गहराई से प्रश्न पूछें, है ना, गहराई से प्रश्न पूछें, तो आपसे हम पूछेंगे कि ये जो क्रमबद्धता है, ये क्रमबद्धता का स्तर जो है बच्चा, जो वस्तु अस्थायित्व का विशेषता है, उससे कितने क्रम के बाद आता है, कितने स्टेप के बाद बच्चों में क्रमबद्धता का गुण आता है वस्तु अस्थायित्व के बाद। तो ये प्रश्न थोड़ा गहराई का है, ये डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि वस्तु अस्थायित्व जो है ये किस अवस्था की विशेषता है, पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा ना। तो आपने बताया कि संवेदी प्रेरक है, ये किसकी है? संवेदी प्रेरक, है ना। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्रमबद्धता किसकी विशेषता है, किस अवस्था की? हाँ, तो आपने बताया मूर्त अवस्था, अर्थात तीसरी अवस्था है ना, तीसरी अवस्था है। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि वस्तु अस्थायी क्रमबद्धता का गुण वस्तु अस्थायित्व के कितने चरण के बाद आता है? तो आंसर क्या होगा? एक चरण के, क्योंकि बीच में एक गैप है, बीच में एक गैप है। कौन सा गैप है? पूर्व संक्रियात्मक। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि 1 2 3 4 इस तरह से आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि बीच में एक गैप है। तो ये थोड़ा सा अंदर से प्रश्न हो गया। तो जब आप गहराई से प्रश्न पूछते हैं, हाँ, तो गहराई से जब क्वेश्चन पूछा जाता है विषय वस्तु में, तो उस चीज़ को हम व्यापक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? व्यापक। अब लिखिएगा, चौथा होगा ना, व्यावहारिकता। लिखिएगा व्यावहारिकता। व्यावहारिकता किसे कहेंगे? तो जब मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल और सहज होगी, तब उसे व्यावहारिक कहेंगे। जैसे आप परीक्षा जब लेने के लिए जाते हैं बच्चों का, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा तामझाम कर दीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दीजिएगा, आप इंटरनेट लगा दीजिएगा, आप जो है टाइम का थोड़ा गैप दे दीजिएगा। एक टेस्ट 1 घंटा भी हुआ, 1-2 घंटा के बाद, फिर 2 घंटा के बाद, तो बच्चे को इसमें क्या होगी? परेशानी होगी ना, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वो व्यावहारिक मूल्यांकन नहीं होगा आपका, है ना। कैसा होना चाहिए मूल्यांकन? कैसा होना चाहिए मूल्यांकन? जो होना चाहिए, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल, मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल, आसान होना चाहिए और सरल, सहज। आधा का मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल और सहज होनी चाहिए। यहाँ तक मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल और सहज होनी चाहिए। सरल, आसान होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। नहीं,
अगर ऐसे मूल्यांकन हम करते हैं तो इसका मतलब उसमें व्यवहारिकता का गुण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में तामझाम कर दिए हैं, है ना, आप नियम और शर्त बहुत सारा लगा दिए हैं तो बच्चे को उसमें क्या होगी, परेशानी होगी। अब कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में खंड दे देगा ABCDE 5 गो, है ना, उसमें बोलेगा कि जो प्रत्येक में से जो है आपको पहले 2 खंड में आपको 2-2 बनाना है, उसके बाद अगले खंड में जो है इतना इतना बनाना है। तो वो सब जो है डिस्टर्ब करता है ना बच्चा को, कहेगा इसमें कितना बनाना है, फिर इस खंड में कितना बनाना है, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एकदम ऐसा होना चाहिए कि छोटे बच्चे को भी प्रश्न पत्र समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा आप बनाते हैं तो इसका मतलब वह मूल्यांकन की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता है, व्यवहारिकता है। ठीक है, आगे है उपयोगिता। लिखे हैं उपयोगिता, लिखिए उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब बस वही उपयोगी है जो जीवन के लिए, है ना। मूल्यांकन की प्रक्रिया जब आप करते हैं तो आप यह प्रयास जरूर करिए कि आपने जो प्रश्न पत्र तैयार किया है, आप जो परीक्षा ले रहे हैं, उसमें से जो भी प्रश्नों का आप चयन कर रहे हैं वह उस बच्चे के लिए जीवन, उस बच्चे के आगामी जीवन के लिए, भविष्य के लिए क्या हो, उपयोगी हो। इसको ध्यान में रख कर के भी आपको प्रश्न तैयार करना है ना। विषय वस्तु को तो ध्यान में रखना ही होगा, सिलेबस को तो आपको ध्यान में रखना ही है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप कोशिका पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप कोशिका के बारे में इस तरह से प्रश्न पूछिए कि प्रश्न की प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसको हमेशा काम दे, जीवन के लिए भी उसको उपयोगी हो। या कोई भी टॉपिक पे आप प्रश्न बना रहे हैं तो आपको प्रश्न पत्र इस तरह से तैयार करना चाहिए, या उसकी भाषा का चयन प्रश्न बनाते समय ऐसी भाषा का प्रयोग आपको करना है कि उसका उपयोग वो परीक्षा के बाद भी अपने भावी भविष्य में कर सके, है ना, उसका उपयोग कर सके। तो जो उपयोग कर सके वही तो उपयोगिता हो गया। और जिसका मान लीजिए आप परीक्षा में बनाया, परीक्षा में ही बात खत्म हो गया, आपके व्यावहारिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रहा, तो फिर वह मूल्यांकन जो है वह उसकी विशेषताओं में शामिल नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत कुछ परीक्षा से भी सीखने को मिलता है। आप पढ़ते हैं ना, सीटेट में देते हैं तो आप सकारात्मक और नकारात्मक ढूंढते हैं, आप वहाँ पे ढूंढते हैं के अलावा, के बिना, केवल, है ना, एक बार, बार बार, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इसका अगर आपने प्रश्न पत्र में व्यवहार किया है तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं ना। तो उस भाषा का उपयोग वैसा करना है ताकि बच्चा जो है उसको अपने भविष्य में भी उपयोग कर सके। अगर ऐसा उपयोग करता है, इसका मतलब वह मूल्यांकन की उपयोगिता विशेषता उसमें शामिल है। अगर वो केवल और केवल सीमित है एग्ज़ाम तक ही, तो उसमें उपयोगिता के गुण आया क्या? नहीं आया ना। तो बस इतना ही है उपयोगिता का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, छठा है विभेदीकरण। विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब विभेदीकरण है कि प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है। आप जब परीक्षा देते हैं ना, तो सबकी परीक्षा में भाषा क्या होती है? अलग अलग होती है। एक ही प्रश्न होता है, हमने प्रश्न एक ही पूछा, लेकिन बच्चे का जो लिखने का शैली है वो सब बच्चे का क्या है? अलग अलग है। लेकिन मूल बिंदु सबका एक ही है, लैंग्वेज सबका अलग, लैंग्वेज अलग अलग, भाषा की प्रकृति सबकी अलग अलग है, लेकिन मूल विषय वस्तु जो है, भाव जो है आंसर का एक ही होता है। तो वो है कि विभेदीकरण यहाँ से करना बच्चा सीखता है। ठीक है, चीज़ों को अलग रूप में प्रस्तुत अगर किया जाता है तो वह मूल्यांकन का विभेदीकरण विशेषता के अंतर्गत आता है। अब जैसे कोई बच्चा चोरी कर रहा है गैस पेपर से, तो गैस पेपर से चोरी कर रहा है तो सबकी भाषा एक जैसी हो जाएगी, सब एक जैसा ही लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, तो वहाँ पर ये विभेदीकरण नहीं हो पाएगा, वहाँ पर विभेदीकरण की विशेषता नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर यदि बच्चा, सबका जो है लिखने का शैली अलग है, सबका लैंग्वेज क्या है?
अलग है, इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चा अपने मन से लिखा है क्वेश्चन को, नहीं सब में समानता नहीं है, लिखने के शैली में समानता नहीं, असमानता है। यदि सब अलग अलग तरीके से लिखता है तो इसका मतलब है कि मूल्यांकन में विभेदीकरण की विशेषता है। लेकिन यदि सारे बच्चे एक ही भाषा का प्रयोग कर दिए हैं, एक ही जैसा लिख दिए हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि फुल स्टॉप कॉमा तक लोग उतार देते हैं, वही वाला पेज नाम तक भी उतार देता है, कभी कभी तो पेजो नंबर डाल देता है। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है? पारदर्शिता। विभेदीकरण क्यों लाया जाता है? परीक्षा में पारदर्शिता के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे जो है अपनी मूल भाषा का प्रयोग कर सके, है ना। हाँ, ये लास्ट लिख लीजिएगा, अंतिम लिखिएगा, न्याय संगतता। न्याय संगतता। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी जो है कोई शिक्षक जो है किसी छात्र को ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, किसी छात्र को कम मार्क्स दे देते हैं। कभी कभी लैंगिक विभेद भी हो जाता है, लड़का को ज़्यादा नंबर आता है, लड़की को कम, कभी लड़की को ज़्यादा आता है, लड़का को कम, है ना, इस तरह से। या फिर हो सकता है कि गुरुजी का कोई जान पहचान का है तो उसको ज़्यादा नंबर दे दिए, है ना, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भेदभाव हो गया ना, पक्षपात हो गया ना, तो ऐसा है मूल्यांकन प्रणाली नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली में भेदभाव और पक्षपात रहित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपको विशेषताएं थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपको पूछता है उसमें टिक मार लीजिएगा, वैधता और विश्वसनीयता से निश्चित रूप से प्रश्न रहेगा ही आपको, वैधता और विश्वसनीयता से प्रत्येक सेट में आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। हाँ।